हेलो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम करंट डिवीज़न टेक्निक के बारे में जानेंगे। लास्ट सेशन में हमने वोल्टेज डिवीज़न टेक्निक के बारे में देखा था, जिसे हम सीरीज़ में जो कनेक्टेड रेजिस्टेंस होते थे उस पर अप्लाई करते थे। यहाँ पर हम करंट डिवीज़न टेक्निक देखेंगे। यह टेक्निक केवल आपस में पैरेलल में जुड़े हुए रेजिस्टेंस पर ही अप्लाई होगा। तो देखते हैं करंट डिवीज़न टेक्निक। करंट डिवीज़न टेक्निक को समझने के लिए हम ये एक सर्किट ले रहे हैं। इस सर्किट में एक करंट सोर्स है जिसकी वैल्यू I है, और इसके साथ में दो रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में जुड़े हुए हैं, R1 और R2। और जो यहाँ पर दो नोड हैं A और B, जिसमें से A नोड पर एक करंट सोर्स से I आ रही है, और ये करंट डिस्ट्रीब्यूट होके रेजिस्टेंस R1 और R2 में जा रही है। R1 से जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू I1 है, और R2 से जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू I2 है। इस सर्किट में हमें I1 और I2 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम इस सर्किट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो नोड A है वहाँ पर हम KCL लगाएंगे, KCL अप्लाई करेंगे। तो नोड A पर KCL अप्लाई करने पर क्या होगा उसको देखते हैं। अब नोड A पर हम KCL अप्लाई करेंगे, किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करेंगे। तो नोड A पर I करंट आ रही है, तो हम इसको प्लस में लिख लेते हैं, प्लस I। अब कौन कौन सा करंट जा रही है उसको देखते हैं। एक करंट I1 यहाँ से नोड A से बाहर जा रही है, तो हम इसको माइनस I1 लिखेंगे। और I2 भी बाहर की ओर जा रही है, तो हम क्या लिखेंगे, इसको माइनस I2 लिखेंगे। और सारे करंट को हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया, जोड़ लिया है उसके साइन के साथ में। तो हम लास्ट में क्या कर देंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा इक्वेशन क्या मिल जाता है, प्लस I माइनस I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसमें जो माइनस माइनस टर्म है उसको पक्षांतर करके हम दूसरे साइड ले जाते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब इस सर्किट में देखते हैं, इसमें रेजिस्टेंस R1 और R2 दोनों ही A और B नोड के बीच में कनेक्टेड है। R1 के क्रॉस वोल्टेज है V1 और R2 के क्रॉस हुए वोल्टेज V2। अब V1 का जो प्लस है और V2 का प्लस है दोनों A से जुड़ा है। इसी प्रकार V1 का माइनस और V2 का माइनस दोनों B से जुड़ा है। इस प्रकार दोनों ही एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है, इसलिए दोनों का वोल्टेज सेम हो जाएगा। इस प्रकार V1 इक्वल टू V2। ओम्स लॉ से क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू I1 R1, V2 इक्वल टू I2 R2। अब जो ये V1 और V2 की वैल्यू मिली है उससे हम इक्वेशन 2 में रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, V1 की जगह क्या आ जाएगा, I1 R1 आ जाएगा, और V2 की जगह क्या आ जाएगा, I2 R2 आ जाएगा। इस प्रकार से I1 R1 इक्वल टू I2 R2 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में R2 के वैल्यू को तिर्यक गुणा करके अगले साइड ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, R1 डिवाइडेड बाई R2 इंटू I1 इक्वल टू I2। तो इस प्रकार हमें I2 की वैल्यू मिल जाती है, I2 इक्वल टू क्या, R1 डिवाइडेड बाई R2 इंटू I1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब समीकरण 1 में जो समीकरण 3 से जो I2 की वैल्यू मिली है उसको रख देते हैं। समीकरण 1 क्या था, I इक्वल टू I1 प्लस I2। अब यहाँ पर I2 की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, I इक्वल टू I1 प्लस R1 डिवाइडेड बाई R2 इंटू I1। अब देखते हैं कि जो इस साइड है, राइट हैंड साइड है, वहाँ पर I1 कॉमन है। तो हम I1 को क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, और बाकी चीज़ को हम ब्रैकेट में रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, I इक्वल टू 1 प्लस R1 डिवाइडेड बाई R2 इंटू I1। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, I इक्वल टू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R2 इंटू I1। और इसको थोड़ा सा उस साइड ले जाते हैं, I1 को एक साइड रखते हैं और बाकी जो टर्म है उसको अगले साइड रख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू I। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। अब समीकरण 4 से जो I1 की वैल्यू मिली है उसको समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 क्या था, I2 इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई R2 इंटू I1। अब जो यहाँ पर I1 है वहाँ पर हम जो वैल्यू कैलकुलेट की है समीकरण में 4 में, उसको हम क्या कर देते हैं, इसमें रख देते हैं। तो क्या मिलेगा, I2 इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई R2। अब जो I1 की वैल्यू जो आई थी वो आ जाएगा यहाँ पर, इन ब्रैकेट में क्या आएगा, R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू I। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जो यहाँ पर ऊपर R2 है यहाँ नीचे भी R2 है, दोनों कट जाएगा। तो I2 की वैल्यू फाइनली हमें क्या मिल जाएगी, I2 इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू I। इस प्रकार हमने I1 और I2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब जो I1 और I2 की जो वैल्यू मिली है
वो हमें आगे फार्मूला की तरह उपयोग में आएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है सर्किट में दो रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं और इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक करंट आई इंटर करते रहता है और हमें दोनों रेजिस्टेंस से या फिर किसी एक रेजिस्टेंस से करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। अब इस स्थिति में जब भी हमें करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी रहेगी तो हम ये फार्मूला डायरेक्टली उपयोग करके करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि इस फार्मूला को याद कैसे रखेंगे। इस फार्मूला को याद रखने का शॉर्टकट ट्रिक क्या है, तो हम देखते हैं R1 और R2 आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है और जब हमें R1 से जो करंट फ्लो हो रहा है I1 उसकी वैल्यू जब कैलकुलेट करनी है तो हम क्या कर रहे हैं, R2 को ऊपर रख रहे हैं, दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ के नीचे रख रहे हैं और जो करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में इंटर कर रही है उसको इनटू कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें फार्मूला मिल जाता है क्या, I1 इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू I। इसी प्रकार हम देखते हैं अगर हमें R2 से फ्लो होने वाली करंट I2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या कर रहे हैं, R1 को ऊपर रख रहे हैं और नीचे में दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ के रख रहे हैं और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट इंटर कर रही है I उसको उसके साथ में इंटू कर दे रहे हैं। तो इस प्रकार से I2 की वैल्यू मिल जा रही है R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू I। अब आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने दो रेजिस्टेंस आपस में समांतर क्रम या पैरेलल में जुड़े हो तो ऐसे रेजिस्टेंस में करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन उसको हमने देखा, उसमें I1 और I2 की वैल्यू क्या होती है उसको देखा। अगर हमें 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड रहे या फिर 4 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड रहे तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, उसको समझने के लिए हम जो फार्मूला हमें मिली है उसको थोड़ा जनरलाइज करेंगे। जनरलाइज इस प्रकार से करते हैं, हम यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं, जो इसका अंश है और इसका हर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, उसको हम R1 इंटू R2 से हम क्या कर दे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं। डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जा रहा है, लास्ट में ये फॉर्मूला मिल जा रहा है I1 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई R1 और नीचे में क्या आ जा रहा है 1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई R2 इंटू I। हम इस फॉर्मूला को थोड़ा समझना याद करना और आसान हो गया। हमें R1 के थ्रू वो करंट को क्या करना था, कैलकुलेट करना था, तो हमने क्या किया 1 डिवाइडेड बाई R1 किया और जो बाकी जो जितने भी पैरेलल में कनेक्टेड थे उसको नीचे रख दिया, उसको 1 बाई करके हमने सबको जोड़ दिया और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट इंटर कर रही थी I उसको हमने क्या कर दिया, उसके साथ में इंटू कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, I1 की वैल्यू मिल गई। इसी प्रकार I2 की वैल्यू भी है। इसमें भी जो R2 से जो करंट फ्लो होता है उसको कैलकुलेट करना है तो हमने R2 को हमने ऊपर रखा है 1 बाई R2 डिवाइडेड बाय जितने भी रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड थे उसको 1 बाई करके हमने ऐड कर दिया और जो करंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में इंटर कर रही थी I उसको साथ में इंटू कर दिया। तो इस प्रकार से I2 की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1 डिवाइडेड बाई R2 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई R2 इंटू I। तो इस प्रकार से हमने इस इक्वेशन को जनरलाइज कर लिया। अब आगे हम जब 2 या 3 रेजिस्टेंस 4 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो ये फार्मूला आसानी से यूज़ किया जा सकता है। इसी को एक बार और देख लेते हैं। इसमें 2 रेजिस्टेंस R1 और R2 से जो करंट I1 और I2 फ्लो हो रही है उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस R1 से बहने वाली करंट ये और रेजिस्टेंस R2 से बहने वाली करंट ये। अब हम देखते हैं इस प्रॉब्लम में 3 रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, R1, R2 और R3, और इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट इंटर कर रही है I। ठीक है, अब जो ये I है तीनों रेजिस्टेंस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी उसको देखते हैं, कैसे डिवाइड होगी उसको देखते हैं। तो देखते हैं रेजिस्टेंस R1 में बहने वाली करंट क्या हो जाएगी, ये I1 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई R1, फिर नीचे में क्या आ गया, जितने भी रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है वो 1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई R3, और जो करंट इंटर कर रही थी I उसको साथ में इंटू कर दिया। तो इस प्रकार से हमें R1 से जो करंट फ्लो हो रही है I1 उसकी वैल्यू मिल गई। इसी प्रकार से रेजिस्टेंस R2 से फ्लो होने वाली करंट I2 की वैल्यू देख लेते हैं क्या हो जाएगी। I2 इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई R2, अब जो R2 है उसको हम ऊपर रख रहे हैं और बाकी जो जितने भी रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, इन सबको जोड़ के रख दिया और जो करंट इंटर कर रही थी I उसको साथ में इंटू कर दिया। तो इस प्रकार से I2 की वैल्यू हमें मिल गई। इसी प्रकार रेजिस्टेंस R3 से बहने वाली करंट क्या हो जाएगी, I3 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई R3, अब R3 को ऊपर रख रहे हैं 1 डिवाइडेड बाई R3, और बाकी रेजिस्टेंस है
जो पैरेलल में कनेक्टेड है उसको 1/1 करके हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इस प्रकार से 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इंटू आई जो करंट इंटर कर रही थी। इस प्रकार जब 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं और उससे करंट आई इंटर करती रहती है, तो वो आई करंट तीनों रेजिस्टेंस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, कैसे डिवाइड होती है, ये इस टाइप का हमने करंट डिवीज़न देखा। इसमें फॉर्मूला क्या होता है उसको देखा। अब आगे देखते हैं। यदि 4 रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में कनेक्टेड रहे तो जो करंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में इंटर कर रही है वो चारों रेजिस्टेंस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रेजिस्टेंस R1 में जो करंट I फ्लो होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, I इक्वल टू 1/R1। अब यहाँ पर ऊपर में क्या आ रहा है, R1 आ रहा है। R1 से जो करंट फ्लो रही है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए क्या आ रहा है, ऊपर R1 आ रहा है। और बाकी जितने भी रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है उसको नीचे हमने 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 कर दिया, फिर इंटू आई कर दिया। तो इस प्रकार से हमें रेजिस्टेंस R1 से जो करंट फ्लो हो रही है I1 उसकी वैल्यू मिल गई। इसी प्रकार रेजिस्टेंस R2 से बहने वाली करंट I2 की वैल्यू हो जाएगी, ऊपर 1/R2 आ जाएगा, बाकी रेजिस्टेंस को नीचे ऐड करके रख देंगे, I को इंटू कर देंगे। इसी प्रकार रेजिस्टेंस R3 से बहने वाली करंट हो जाएगी, ऊपर हम 1/R3 रखेंगे, नीचे बाकी रेजिस्टेंस को जोड़ के रख देंगे। और R4 से जो करंट फ्लो होगी I4 उसकी वैल्यू भी कुछ इसी प्रकार से हो जाएगी, ऊपर क्या आ जाएगा 1/R4 आ जाएगा, और नीचे जितनी भी रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है उसको हम 1 करके ऐड कर देंगे और जो I इंटर हो रही है उसको रख देंगे। तो इस प्रकार से हमें I4 की वैल्यू मिल जाएगी। उदाहरण के लिए हम ये एक एग्जांपल ले रहे हैं। इसमें 2 रेजिस्टेंस 2 ओम और 7 ओम का रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। 18 एम्पियर का करंट सोर्स इसके साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। अब यहाँ का चूँकि 2 रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है तो हम 2 रेजिस्टेंस पैरेलल वाला फार्मूला लगाएंगे। इसमें क्या होता था वो R1/R1 प्लस R2 इंटू आई वाला जो फार्मूला है वो लगाएंगे। तो हम सॉल्व करते हैं। इस सर्किट में हमें 2 ओम और 7 ओम से जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 2 ओम से जो करंट फ्लो हो रही है उसको मान लेते हैं I1, 7 ओम से जो फ्लो हो रही है उसको मान लेते हैं I2। ठीक है, अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे I इक्वल टू I1 क्या है, 2 ओम से जो करंट फ्लो हो रही है वो है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 7 को ऊपर लिखेंगे, दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ कर लिख देंगे यहाँ पर इस तरीके से। और इसके साथ में जो करंट यहाँ पर इंटर कर रही है, कितनी करंट इंटर कर रही है, 18 एम्पियर की करंट इंटर कर रही है। तो हम क्या करेंगे, ये इधर से ऐसे, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे। इस प्रकार से I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/9 इंटू 18, और I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी इस तरीके से, ये 14 एम्पियर। इसी प्रकार I2 की वैल्यू क्या होगी उसको देख लेते हैं। अब I2 क्या है, जो 7 ओम रेजिस्टेंस है उससे जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं ऊपर 2, 7 से कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके अपोजिट वाले 2, दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ कर रख दिया यहाँ पर ऐसे। और क्या करेंगे, जो करंट ये इंटर हो रही है ये करंट, उसको हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 2/9 इंटू 18, अब ये क्या आ गया इस तरीके से 4 एम्पियर। तो इस प्रकार हम देखते हैं जो I1 की वैल्यू हमें मिली है 14 एम्पियर, I2 की वैल्यू क्या मिली है 4 एम्पियर। अब हम क्या करें, अगर हम जो आंसर आया है उसको वेरीफाई करना चाहें तो जो आंसर I1 और I2 की वैल्यू आई है, जो I1 और I2 की वैल्यू आई है उसको आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 18 एम्पियर आ जाएगा। वही करंट क्या थी, जो दोनों पैरेलल रेजिस्टेंस है उसमें क्या कर रहा था, वो इंटर कर रही थी। इस प्रकार हम क्या कर लेते हैं, इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि हमने जो आंसर फाइंड किया है वो क्या सही है। ठीक है, इस प्रकार हमने क्या किया, जो करंट डिवीजन टेक्निक में जो फार्मूला था उसको डायरेक्टली अप्लाई करके हमने दोनों पैरेलल रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो हो रही थी उसकी वैल्यू हमने क्या कर ली, फाइंड कर ली। तो आज के सेशन में हमने करंट डिवीजन टेक्निक के बारे में देखा। 2 पैरेलल में रेजिस्टेंस होते हैं तो उसमें करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है इसको हमने जाना, यही करंट डिवीजन टेक्निक कहलाता है। यह टेक्निक केवल जब रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड रहते हैं तभी अप्लाई होता है, और जब सीरीज़ में कनेक्टेड होंगे तब वहाँ पर वोल्टेज डिवीजन टेक्निक वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद।